अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड नमस्कार। इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी आज भारत से प्रखर श्रीवास्तव साहब हैं, जो कि ऑथर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और आई होप कि मैंने उनका नाम सही लिया है, नहीं तो खैर बाद में सर मुझे डांट लिएगा। कोई ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने एक बुक भी लिखी है हेराम, और उस बारे में हम बात करेंगे, पार्टीशन की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सर ये हिंदी में है, प्लीज इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बनवा दीजिए ताकि हम किसी बस से जल्दी मंगवा जल्दी सकें। इंग्लिश ट्रांसलेशन आने वाला है। बस फिर हम जरूर किसी ना किसी से, मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारत से अगर कोई जी। आता जाता होगा कि मैं वो बुक आपकी पढ़ सकूं। डेफिनेटली हिस्ट्री जो है वो मेरा भी बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है, और हमेशा से समझने की कोशिश की है कि क्या कुछ हुआ। और कई बार हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स में गलत भी पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में, तो इस वजह से भी हम लोग ज्यादा कोशिश करते हैं आपके जो नई बुक्स आ रही हैं या जिन लोगों से हम समझ सकें वो बात को, हम जो है उनसे पूछ सकें और सुन के अपने आप को करेक्ट कर सकें। सर सबसे पहले बात करेंगे हम, अगर पार्टीशन की बात करें तो जैसे 1920 से 1947 तक गांधी हम्म। जी और जो मुस्लिम थे उनके बीच में रिलेशंस कैसे थे आपके ख्याल से? देखिए, गांधी जी जब भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने जब लीड करना शुरू किया भारत के आजादी के आंदोलन को, तो उन्होंने जब उनके पास 1919 1920 के आसपास एक मौका आया, जो खलीफत आंदोलन था, जो तुर्की के खलीफा की फिर से उसको स्थापना की जाए, उसके लिए जो भारतीय मुस्लिम आंदोलन चला रहे थे, उनके साथ अपने असहयोग आंदोलन को, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को उन्होंने, गांधी जी ने जोड़ लिया। और उनका मकसद, उनका सोचना ये था उस वक्त गांधी का, कि इस तरह से वो मुसलमानों को आजादी के आंदोलन में अपने साथ या कांग्रेस के साथ वो ला सकते हैं। तो उन्होंने एक खिचड़ी पकाई, बड़ी खालम-पेल खिचड़ी। जो खलीफत आंदोलन जो चल रहा था, जो लोग ज्यादातर खलीफा आंदोलन कहते हैं भारत में, जो खलीफत आंदोलन चल रहा था, बेसिकली उसका कोई भारत से लेना देना था ही नहीं। उसका लेना देना टर्की के खलीफा को जो हटा दिया गया था, अंग्रेजों ने हटा दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसकी पुनर्स्थापना के लिए था, फिर से उसको गद्दी पर बिठाने के लिए या उसके अधिकार देने की के लिए वो एक आंदोलन चलाया। उसको गांधी ने आजादी के आंदोलन से जोड़ दिया, और वहां से उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करना शुरू करी। लेकिन जैसे ही वो खलीफत आंदोलन फ्लॉप हो गया और असहयोग आंदोलन फ्लॉप हो गया, अपने परवान तक नहीं पहुंच पाया, तो मुसलमानों को ऐसा लगा कि गांधी ने उन्हें धोखा दे दिया है या कांग्रेस ने धोखा दे दिया। तो उसके बाद पूरी एक सीरीज चलती है, हिंदू मुस्लिम दंगों की पूरी सीरीज जो है, वो लाहौर में भी होते हैं, वो रावलपिंडी में भी होते हैं, वो पेशावर में भी होते हैं, भारत के अलग अलग शहरों में, कानपुर लखनऊ इधर भी दंगे वो होते हैं। तो हिंदू मुस्लिम दंगे होना शुरू हो जाते हैं, और हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है, और गांधी अनशन वगैरह भी करते हैं। लेकिन एक रिफ्ट जो कोशिश गांधी ने की थी, वो सफल नहीं हुई हिंदी मुस्लिम यूनिटी की। और इनफैक्ट जिन्ना ने खुद ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ये जो बोतल में बंद जिन्न थे, मतलब जो मुल्ला मौलवी जो लोग होते थे, उनको ये जो है वापस गांधी ने जिंदा कर दिया, उनको ये मुख्य धारा में लेकर आ गए, और ये बड़ा खतरनाक होगा आने वाले समय। तो खलीफत आंदोलन का जिन्ना ने विरोध किया था, लेकिन गांधी ने मुसलमानों को अपीज करने के लिए, अपीजमेंट करने के लिए उसका साथ दिया। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति थी, और बाद में दोनों के किरदार बदल जाते हैं। तो खैर, तो फिर ये एक रिलेशनशिप वो एक तरह से जो आजादी के आंदोलन में कुछ गिने चुने मुसलमानों को छोड़कर बाकी मुसलमान जो थे वो अलग धारा में चल रहे थे। फिर 1937 में एक इलेक्शन होता है भारत के अंदर, जो यूनाइटेड भारत जिसकी हम बात करते हैं, जिसका आपका पाकिस्तान भी हिस्सा था, हमारा हिंदुस्तान भी जिसका हिस्सा था। तो जो यूनाइटेड इंडिया था, उसमें एक 1937 में एक इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग को बहुत सफलता नहीं मिलती तब तक, जिन्ना वापस लंदन से इंडिया आ चुके होते हैं। लेकिन वो सफलता नहीं मिलती है उसमें मुस्लिम लीग को, और कांग्रेस की जितने बड़े राज्य होते हैं वहां पे कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो उन सरकारों में एक वर्धा एजुकेशन स्कीम लागू की जाती है। जो वर्धा जो थी, वो गांधी जी का आश्रम, वर्धा एक जगह है, वहां पर गांधी जी का आश्रम होता था। तो उसको वर्धा एजुकेशन स्कीम के तहत एक स्कीम लॉन्च की जाती है, जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो उस वक्त के मुसलमानों को लग रहा था कि ये इस्लाम के खिलाफ है। मतलब हमारे बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे और वर्धा एजुकेशन सिस्टम के तहत उन्हें पढ़ाया जाएगा, तो ये इस्लाम के खिलाफ होगा। तो मुस्लिम लीग इस मुद्दे को भुनाती है, और ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि ये जो आंदोलन जो है, मतलब जो जो ये कांग्रेसी सरकार है जो 1937 के बाद स्टेट्स में बनी है, ये मुस्लिम विरोधी है, ये मुसलमानों का के खिलाफ काम कर रही है। जैसा आज इंडिया में बीजेपी के लिए या मोदी सरकार के लिए जो नैरेटिव बनाया जाता है, ये नैरेटिव 1937 में कांग्रेस गवर्नमेंट्स के लिए बनाया गया कि ये हिंदू शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को भी। तो वहां से जो है मुस्लिम लीग धीरे धीरे उठना शुरू होती है और भेदभाव के आरोप लगाती है। तो ये जो रिलेशनशिप जो थी,
ये 1940 तक आते आते जो है वो मुसलमानों के लिए एक नई आवाज के रूप में जिन्ना मिल जाते हैं, और जिन्ना जब पाकिस्तान की मांग करते हैं, जिसको लाहौर डिक्लेरेशन कहा जाता है 1940 में, तो उसके बाद जो मुस्लिम जो है, मुस्लिम और हिंदुओं के रास्ते अलग पहले भी थे, लेकिन इसका एक रास्ता मिल जाता है मुसलमानों को पाकिस्तान की मांग के रूप में। फिर 1942 का एक क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, तो इसमें मुस्लिम लीग साथ नहीं देती, जिन्ना साथ नहीं देते, और गांधी जेल चले जाते हैं। और वो जो जेल चले जाते हैं, तो जेल जाने में जो एक खालीपन जो भारत की राजनीति में आ जाता है, उसका बहुत अच्छे से जिन्ना फायदा उठाते हैं, और मुसलमानों के बीच में उनकी लोकप्रियता और तेजी से बढ़ने लगती है। फिर 1944 में जब एक बार गांधी जिन्ना से मुलाकात कर लेते हैं, जो गांधी और जिन्ना के बीच में मुलाकात हो जाती है, तो जिन्ना का कद भारतीय राजनीति में और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आता है, जिसके बारे में जो आप कह रही थी ना कि पाकिस्तान के एजुकेशन में, हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता है बहुत तमाम चीजें, तो मैं आपको बता दूं कि भारत की भी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीजें छुपा ली जाती है। वो इसलिए छुपा ली जाती है जिससे कि जो भारत में मुसलमान है उनको तकलीफ ना हो, लेकिन सत्य तकलीफों से परे होता है। तो 1945-46 का इलेक्शन जो होता है, उसके बारे में भारत के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो पढ़ाया जाता है कि उस जो 45-46 का जो इलेक्शन था, उसमें मुस्लिम लीग को मुस्लिम रिजर्व सीटों पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी, और एक तरफा मुस्लिम लीग को भारत के मुसलमानों ने वोट दिया था, और 95% आप एक अंदाजा लगाएं तो 95% इंडियन मुस्लिम्स ने जो है वो मुस्लिम लीग को वोट दिया होता है। जब मैं इंडियन मुस्लिम की बात कर रहा हूं, तो माफी चाहूंगा अर्जुन जी आपसे, पाकिस्तान बनाने का योगदान लाहौर के मुसलमानों को, रावलपिंडी के मुसलमानों को, पेशावर के मुसलमानों को बिल्कुल भी नहीं जाता है। पाकिस्तान बनाने का योगदान अगर किसी को है, ये शायद पाकिस्तान के मुसलमान भी नहीं जानते होंगे, पाकिस्तान बनाने का योगदान अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो भारत के मुसलमान है। भारत के मुसलमान जो वर्तमान में भारत का नक्शा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लखनऊ के मुसलमान, अलीगढ़ के मुसलमान, कानपुर के मुसलमान, भोपाल के मुसलमान, बॉम्बे के मुसलमान, बिहार के मुसलमान, बंगाल के मुसलमान, दिल्ली के मुसलमान, यहाँ तक कि साउथ इंडिया तक के मुसलमानों ने एक तरफा बम्पर वोटिंग करी पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग के फेवर में। और ये और बात है कि वो पाकिस्तान बनाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए, मतलब उसमें से एक आध परिवार, आप जैसे लोगों के कुछ परिवार हैं जो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, लेकिन ज्यादातर जो मुस्लिम लीग के समर्थक थे वो पाकिस्तान में, वो भारत में ही रह गए। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरठ के नवाब इस्माइल खान थे, वो नंबर 3 नेता पाकिस्तान के माने जाते थे, और उनको कहते हैं कि उन्होंने जो जिन्ना टोपी जिसको कहा जाता है, और सबसे पहले उन्हीं ने उनको पहनने की सलाह दी थी। वो मेरठ भी रहे 1947 के बाद भी। बेगम एजाज रसूल थी, लखनऊ के पास की रहने वाली थी, अवध प्रांत की रहने वाली थी, वो उत्तर प्रदेश की। वो पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग की महिला विंग की दो सबसे बड़ी नेता थी। वो पाकिस्तान बनने के बाद भारत में ही रही, और जब इनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हो, तो बोले हम अपने बिरादरान को छोड़कर कहाँ पाकिस्तान जाएंगे, यार ये तो हमें हमारा मुल्क, हम रहेंगे। तो इस मुल्क के 2 टुकड़े करवा दिए भारत के मुसलमानों ने, लेकिन जब पाकिस्तान जानने की बारी आई तो ये लोग कभी पाकिस्तान गए नहीं। तो ये जो 1945-46 का इलेक्शन था, ये बेसिकली कांग्रेस की हार थी और गांधी की हार थी। मतलब भारत के मुसलमानों ने पूरी तरह से गांधी को नकार दिया था, गांधी के विचारों को नकार दिया था, गांधी की जो अहिंसा की बातें थी उनको नकार दिया था, और सीधे सीधे वो लोग मोहम्मद अली जिन्ना की गोद पे जाकर बैठ गए थे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको मालूम है मोहम्मद अली जिन्ना 1945 में कहां से चुनाव जीते थे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। लोग सोचते होंगे लाहौर से जीते होंगे, रावलपिंडी से जीते होंगे, पेशावर से जीते होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना चुनाव जीते थे मुंबई से। अच्छा, उस वक्त उसे ओके। बॉम्बे कहा जाता था। जी, जी, बाइकलर बॉम्बे कहा सीट एक जाता होती था। थी मुंबई हुँ। की, तो मुंबई के मुसलमानों ने किसको वोट दिया? मोहम्मद अली जिन्ना को वोट दिया। तो लेकिन मुंबई सर के मुसलमान गए यहाँ कहां? पाकिस्तान। लेकिन सर यहाँ तो एक इम्प्रेशन ये भी है कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे, या जिन्ना मिस्टर जिन्ना जो हम लोग कहते हैं, तो उनको हाँ, अगर कोई सीट मिल जाती है, अगर उन्हें पीएम बना दिया जाता, तो शायद वो पार्टीशन की तरफ जाते ही नहीं। क्या आपको लगता है ऐसा था? ये सब होता है। ये देखिए, ये वो बातें हैं जो अब इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, इसको हम आगे में चर्चा करते हैं। जब हम अभी जिस विषय पर हम उस पर बात करें, जी। तो लियाकत अली खान जो मेरठ मुरादाबाद से चुनाव जीते। हुँ। तो इस सब एक बात बताइए मुझे, भारत के मुसलमानों को भी मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को भी मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान में कोई साउथ इंडियन मुसलमान मिलता है? तमिलनाडु का, केरल का, कर्नाटक का? नहीं, नहीं मिलता होगा ना, आपने नहीं देखा होगा ना। मैंने आपको नहीं देखा। जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी दक्षिण भारत, जो साउथ इंडिया था, वहां पर जितनी मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, सारी की सारी मुस्लिम लीग जीती।
तो उन्होंने भी मुस्लिम लीग को वोट दिया, जानते हुए कि पाकिस्तान हमसे हजारों हजार मील दूर बनने वाला है और हम कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन वोट दे दिया मुस्लिम लीग को, पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान बनाने के बाद भी यहीं बैठ गए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भारत में भी है, आपके यहाँ तो मगर मुस्लिम लीग जिंदगी खत्म हो गई, वो राहुल मगर गांधी के सर साथ रोका चुनाव गया था ना लड़ती है। सर, बहुत से हाँ मुस्लिम्स को रोका भी तो गया था, बहुत से मुस्लिम्स को हाँ, वो हम रोका उस था पर ना आगे गांधी जी आएंगे, वो ने। रोकने वाले कौन लोग नहीं, मैं थे। वही कह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं जो लोग रह गए तो उनमें हम्म। वो लोग भी तो होंगे ना, बहुत बड़ी तादाद उनकी भी होगी। हाँ, तो रोकने रोकने वाले भी तो गांधी थे, उनको रोकने वाले भी तो उस वक्त देखिए, उस वक्त सरदार पटेल का ये कहना था कि जिन लोगों ने, वो ये नहीं कहते कि सारे मुसलमान पाकिस्तान पाकिस्तान चले जाएं, वो ये कहते थे कि जिन मुसलमानों की निष्ठा मुस्लिम लीग में थी, हम्म। जिनका जिन्ना में विश्वास था, जिनका पाकिस्तान में भरोसा था, वो पाकिस्तान उन्हें जाना चाहिए। वो अपने भाषणों में, अपनी तकरीरों में उन्होंने कई बार ये बात कही। उन्होंने कहा ये 3-4 करोड़, देखिए 3.5 पौने 4 करोड़ के आसपास मुसलमान भारत में रह गए थे पार्टीशन के बाद, जो भारत का नक्शा उसके अंदर। तो सरदार पटेल ने 3 जनवरी को कलकत्ता में भाषण दिया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा, वो ऑडियो आप यूट्यूब में भी सुन सकती हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो एक रात में देशभक्त कैसे हो गए, और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो चाहे तो पाकिस्तान चले जाएं, एक रात में दिल नहीं बदल सकता। तो सरदार पटेल तो सीधे पाकिस्तान मुसलमानों को भेजना चाहते थे, लेकिन गांधी और नेहरू की जिद ये थी कि नहीं, हमको भले ही वो मुसलमान जिसने मुस्लिम लीग को वोट दिया है, पाकिस्तान बनाया, उसे पाकिस्तान हमें नहीं भेजना, उसे तो हमें भारत में रखना है। तो ये जो जिद थी, ये जिद जो है वो गांधी की हत्याओं की वजह में से एक वजह बनती है, जिस पर मैंने अपनी पुस्तक हेराम लिखी है, अपनी किताब हेराम लिखी है। तो उसका जब मैं उस बुक को मैंने लिखा है, तो पूरे उस समय जो 3-4 साल की जो उस समय की जो पूरी स्थितियां थी, उसको मैंने अपनी बुक में लिखा है। जी अर्जुन। बिल्कुल ऐसा ही है सर, जाहिर है कि जब इस किस्म की बुक्स आती हैं तो बहुत सी चीजें जो लोगों को नहीं मालूम होती या गलत मालूम होती हैं, वो अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल इसीलिए ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली हिस्ट्री को लेकर। लेकिन सर, मिस्टर जिन्ना और गांधी जी के टर्म्स कैसे थे? हमने तो ये देखा है, हमें तो ये बताया गया, हमने जो पिक्चर्स देखी है कि दोनों में बहुत दोस्ती थी। अच्छा, इस सवाल का मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरा भी मन एक सवाल आपसे पूछने का हो रहा है। मतलब आपके पाकिस्तान में गांधी के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? सर, इतना कोई खास नहीं पढ़ाया जाता हमारे यहाँ, जो है बहुत सी टेक्स्ट बुक्स हम्म। ऐसी हैं जिसमें गांधी जी के बारे में कोई कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। ज्यादा से ज्यादा यही था कि पार्टीशन का हम्म। अगर थोड़ा बहुत है, वो भी पाकिस्तानी स्टडीज की बुक्स होती है, और पाकिस्तानी स्टडीज की हम्म। बुक्स अब हम लोग ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं कि उसमें जो हम्म। कुछ लिखा है। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव बात की जाती है, नेगेटिव बात नहीं की जाती, ये जरूर अच्छा, कहूंगी। अब देखिए इसमें क्या है कि गांधी और जिन्ना के आपने रिलेशनशिप की मांग की, तो ये तो सबको मालूम है कि जिन्ना जब भारतीय राजनीति में अलूप हो गए थे, तो वो छोड़कर चले गए थे और लंदन में जाके बस गए थे। फिर लियाकत अली हम्म। खान और उनकी बेगम उन्हें वापस भारत लेकर आती है, उनसे गुजारिश करती है कि मुस्लिम लीग की बागडोर संभालें। तो देखिए, जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान की मांग रख दी थी, लाहौर डिक्लेरेशन हो गया था, लेकिन तब तक ये क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा कैसे, मतलब इसकी सरहदें क्या होंगी, ये कौन से स्टेट इसमें आएंगे, पूरे स्टेट, पूरा पंजाब आएगा, पूरा बंगाल आएगा कि नहीं आएगा, या अलग अलग जगहों पे पाकिस्तान बनेगा, तो कुछ भी क्लियर नहीं था। तो बहुत लोग कन्विंस नहीं हो रहे थे जिन्ना की पाकिस्तान थ्योरी से। लेकिन गांधी ने एक गलती करी, जो गांधी जिन्ना रिलेशनशिप की हम जब बात करते हैं, कि जब 1944 में गांधी जेल से बाहर निकल गए, गांधी ने एक जेल में आमरण अनशन किया था, मतलब फास्ट किया था, तो उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो उनको अंग्रेजों ने रिहा कर दिया और वो बाहर निकल गए। लेकिन कांग्रेस के जो बाकी बड़े नेता थे, नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, आचार्य कृपलानी हो गए, मौलाना आजाद हो गए, ये सब अहमदनगर के जेल में बंद थे, लेकिन गांधी को अंग्रेजों ने छोड़ दिया था। तो गांधी ने इनमें से किसी से कोई सलाह नहीं ली और सीधे जिन्ना को एक लेटर लिख दिया। उस लेटर में उन्होंने पहली बार मुस्लिम लीग के अलावा किसी दूसरे बड़े आदमी ने उनको कायदे आजम बोला। तो बेसिकली अगर कायदे आजम जिन्ना के साथ जुड़ा वो शब्द, तो वो शब्द देने वाले गांधी थे। जब गांधी ने उनको कायदे आजम कह दिया, तो कायदे आजम हो गए। तो डियर कायदे आजम करके गांधी ने एक लेटर लिखा और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो 1944 में गांधी और जिन्ना के बीच में, जो मालाबार हिल्स में आज भी घर है जिन्ना का पुराना, उस घर के अंदर उनके बीच में मुलाकातों का दौर चला, उनके बीच में बातचीत हुई। तो इस मुलाकात से जिन्ना का जो कद था भारत की सियासत में, वो एकदम से बढ़ गया। मुसलमानों को भी लगने लग गया कि ये तो बड़ा आदमी, मतलब गांधी इसके पीछे पीछे भाग रहा है, तो ये बड़ा आदमी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कोई प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा, ये बात मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में कही है। अगर आजू जी अनुमति दें मुझे, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा है। वो इस जी। मुलाकात से बड़े निराश हुए थे मौलाना आजाद। तो मौलाना आजाद की बुक में लिखते हैं कि किस तरह से गांधी ने जिन्ना के साथ मुलाकातें कर
और जिन्ना को अपने साथ बिठाकर उनका कद बढ़ा दिया। तो मौलाना आजाद लिखते हैं कि गांधी जी ने इस मौके पर जिन्ना के लिए जो नजरिया अपनाया था वो एक भारी राजनीतिक भूल साबित हुई। इससे जिन्ना को राजनीतिक महत्व मिल गया जिसका उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया। जिन्ना ने जब तीसरे दशक में कांग्रेस छोड़ी थी तो उनका राजनीतिक कद काफी घट गया था, लेकिन गांधी जी के कारण जिन्ना को फिर से हिंदुस्तान की राजनीति में महत्व हासिल हो गया। अगर गांधी जी ने ऐसा रवैया नहीं दिखाया होता तो जिन्ना की इतनी पूछ परख नहीं होती। भारत के कई मुसलमान जो जिन्ना को शक की निगाहों से देखते थे, उन्होंने जब ये देखा कि गांधी जी जिन्ना के पीछे पीछे भागते हैं और उनकी खुशामद करते हैं, तो बहुत से मुसलमानों के मन में जिन्ना के लिए इज्जत पैदा हो गई। मुसलमानों को लगा कि अधिक से अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए जिन्ना से बेहतर आदमी कोई नहीं है। गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम के नाम से संबोधित किया, जिसकी वजह से जिन्ना के साथ यह खिताब जुड़ गया। जब भारत के मुसलमानों ने यह देखा कि गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा है, तो उन्होंने महसूस किया कि जिन्ना सचमुच में ही कायदे आजम होंगे। जुलाई 1944 में जब मैंने जेल के अंदर ये पढ़ा कि गांधी जी जिन्ना के साथ पत्र व्यवहार कर रहे हैं और उनसे मिलने के लिए बंबई जा रहे हैं, तो मैंने जेल में बंद अपने साथी नेहरू, पटेल आदि से कहा कि गांधी एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया कि जो मैंने आशंका जताई थी वो सही साबित हुई। तो ये गांधी ने जिन्ना को जिन्ना बनाने वाला कोई व्यक्ति अगर है, द ग्रेट जिन्ना जो पाकिस्तान में जिनको माना जाता है, वो कोई बनाने वाला व्यक्ति है तो वो और कोई नहीं है बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी है। उन्होंने जिन्ना का कद बढ़ा दिया था। तो ये जिन्ना और गांधी की रिलेशनशिप में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जी आप जो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने ये भी सुना है सर कि गांधी जी जो है वो पाकिस्तान को नापाक कहा करते थे, और वो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ना बन सके। उन्होंने कहा था मेरी लाश पे से जो है जाना पड़ेगा अगर किसी ने पाकिस्तान बनाने की कोशिश की। तो ये सब बातें भी यकीनन आपने सुन रखी होंगी। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, हमारे भारत और पाकिस्तान की सियासत में जुमले बहुत चलते हैं। जैसे इमरान खान का एक जुमला था ना कि नया पाकिस्तान, ठीक है, तो ये जुमलेबाजी है। तो ये जो है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, ये महात्मा गांधी का एक राजनीतिक जुमला था। ये बात सही है कि जब 1940 में मुस्लिम लीग पाकिस्तान डिक्लेरेशन करती है, पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित करती है लाहौर में, तो गांधी ने कहा था कि ये पाकिस्तान नापाकिस्तान होगा, मतलब नापाक होगा। ये बात उन्होंने सही कही, और उन्होंने बार बार वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन आरजू, पाकिस्तान बनने से जिन पलों में रोका जा सकता था, उन पलों में गांधी ने कुछ नहीं किया। गांधी ने माउंटबेटन के सामने, जिन्ना के सामने और कांग्रेस का जो धड़ा था, जो पाकिस्तान बनाने के लिए एक तरह से सहमत हो गया था, नेहरू और पटेल जो थे, उनके सामने अपने हथियार डाल दिए। गांधी ने छोटी छोटी बातों में मेंशन किया। अगर आप गांधी को पूरी पढ़ेंगी तो आप पाएंगे कि बहुत छोटी छोटी चीजों पे फास्ट करते थे वो, बहुत छोटी छोटी बातों पे। लेकिन पाकिस्तान का अगर वो इतना विरोध करते थे, और जब माउंटबेटन प्लान आता है, 3 जून का प्लान आता है जिसमें 3 जून को डिक्लेयर हो जाता है कि पाकिस्तान बनेगा, तो गांधी ने आमरण अनशन या फास्ट टू डेथ का ऐलान क्यों नहीं किया? करते ना, अगर वो कहते थे पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, तो खाना पानी छोड़ के जो जैसा वो करते थे, वो अनशन पर बैठ जाते। उन्होंने कोई अनशन नहीं किया। तो पाकिस्तान बनाने का रास्ता अगर कोई व्यक्ति ने साफ किया, मतलब उसको दिशा दिखाई कि हाँ ठीक है पाकिस्तान बन रहा है, इसको बन जाने दो, तो वो आदमी मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो ये पाकिस्तान के लोग जानते नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को विलेन लगते हैं। उनको लगता है कि अरे तो नापाक कहा था, ये तो पाकिस्तान बनने नहीं देना चाहते थे। ये कहने की बातें थी। गांधी ने विरोध किया पाकिस्तान का 45-46 तक, लेकिन जब वो नतीजे आते हैं चुनाव के, तो गांधी भी समझ जाते हैं कि ये मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा। गांधी अहिंसा की बात करते थे। जो अहिंसा जब उनकी फेल होना शुरू होती है, जो कलकत्ता में 1946 16 अगस्त 46 को जब डायरेक्ट एक्शन डे करता है सूरावर्दी जिन्ना के कहने पर, हजारों हजार हिंदू मारे जाते हैं, और उसके बाद एक पूरे दंगों की सीरीज चलती है। उसके बदले में बिहार में एंटी मुस्लिम राइट्स होते हैं। फिर वो आग जो है नोआखली पहुंच जाती है, नोआखली में एंटी हिंदू राइट्स शुरू हो जाते हैं। फिर पाकिस्तान के पंजाब के इलाके के अंदर दंगे शुरू हो जाते हैं। तो गांधी को भी समझ में आ गया था कि मेरी अहिंसा की बातें कोई नहीं सुनता है, और ये पाकिस्तान बन के रहेगा। तो गांधी ने भी अपनी चीजों को टोन डाउन करना शुरू कर दिया था। अगर आप मई 47 और जून की शुरुआत में अगर उनके आप रोज भाषण देते थे, वो रोज उनकी प्रार्थना सभा होती थी, शाम को 5 बजे भाषण देते थे, वो दिल्ली में रहते थे तब।
तो उनके भाषण आप पूरे पढ़िए, पूरे उसके जैसे जिन्ना का कलेक्टेड वर्क्स पूरा वहां पर पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, ऐसे यहाँ भी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पूरा जो जो दिन भर में जो बोलते थे, करते थे, लिखते थे, सब उसके अंदर और मौजूद हमारे है। यहाँ तो वो 14 पॉइंट्स ऑफ जिना जो है वो हर हाँ क्लास में पढ़ाया जाता हाँ, है, बिल्कुल। 14 सूत्रीय जो जिन्ना ने प्रपोजल दिया था। तो इसी तरह से वो सब मौजूद है। आप जब उनकी स्पीचेस देखते हैं, तकरीरें देखते हैं गांधी की 47 मई और जून की, तो उनके टोन डाउन हो गए थे, पाकिस्तान की मांग का एक तरह से समर्थन करने लग गए थे। वो ये तक कहते थे अगर पाकिस्तान मुसलमानों ने थोड़ा मांगा, हिंदू और सिखों ने भी मांगा है, मतलब उल जुलूल तरह के तर्क वो देने लग गए थे। तो पाकिस्तान बनाने के लिए जब वो रोक सकते थे, चाहे वो 3 जून को आमरण अनशन का ऐलान कर देते, या 14 और 15 जून को जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है जिसमें वो पाकिस्तान के प्रस्ताव को मान लेते हैं पूरी कांग्रेस, उस वक्त भी वो पाकिस्तान के समर्थन में एक तरह से आवाज उठा देते कि नहीं ठीक है, देश बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होना ही था, दुख है लेकिन ये तो होना ही था, कैसे रोक सकते हैं, ये अब नेहरू और पटेल ने तय कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। सोचिए, नेहरू और पटेल, ये बात सही है कि सबसे पहले पटेल और नेहरू तैयार हुए पार्टीशन के लिए, ठीक है, तो ये मौलाना आजाद भी लिखते हैं कि सबसे पहले सरदार पटेल तैयार हुए, फिर नेहरू तैयार हुए, और ये कई फैक्ट्स मिलते हैं, ये दोनों तैयार हो गए थे पार्टीशन के लिए, क्योंकि इनका मानना था कि क्योंकि इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ एक कोalition गवर्नमेंट चलाई थी, जिसके लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे, नेहरू उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो गवर्नमेंट में बड़ी खींचतान मची थी, मतलब काम नहीं कर पाते थे लोग आपस में, मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे कि जब अगर नेहरू ने अपने कमरे में चाय के लिए बुलाया है पूरे कैबिनेट को, तो लियाकत अली खान और जो गजनफर अली वगैरह जो मुस्लिम लीग के मिनिस्टर थे वो जाते नहीं थे, बोला हम क्यों तुम्हारे यहाँ चाय पीने आए तुम्हारे रूम में। तो छोटी छोटी बातों में बच्चों की तरह ये लोग लड़ते थे। तो इनको समझ में आ गया था कि अब मिलकर तो हम सरकार चला नहीं सकते। अब ये सवाल, इस मेरी बात में आपको वो सवाल का जवाब छुपा हुआ है जो आपने कहा कि अगर जिन्ना वो प्राइम मिनिस्टर बना देते तो ये इनकी आपस में खींचतान थी कि ये साथ में मिलकर कुछ नहीं कर सकते थे। तो नेहरू और पटेल ने सोचा कि जितना भारत हमको मिल रहा है चलो उसी में हम कुछ अपना करते हैं, और ये तैयार हो गए। लेकिन यहां पर गांधी को क्या करना था? नेहरू और पटेल थे क्या? नेहरू और पटेल गांधी के चेले ही थे ना। लियाकत अली क्या थे? लियाकत अली जिन्ना के बिना कुछ थे, गजनफर अली जिन्ना के बिना कुछ थे, तो नजीबुद्दीन कुछ थे जिन्ना के बिना। इसी तरह से नेहरू पटेल कुछ, गांधी के बिना कुछ नहीं थे। तो गांधी जब अंग्रेज सरकार, जो दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार थी, उससे जो व्यक्ति 35 साल तक 40 साल तक जो लड़ सकता है, वो अपने दो चेलों से नहीं लड़ सकता था। कहते थे गांधी ठीक है अब से मेरा रास्ता अलग, अब मैं नेहरू पटेल के साथ नहीं हूं, नेहरू पटेल के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते। भाई वो सफल होता नहीं होता, कामयाब होता नहीं होता, ये बात की बात है, लेकिन करना चाहिए था ना। तो कोई जो बात कही जाती ना, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, तो कोई पाकिस्तान गांधी जी की लाश पर नहीं बना। वो जो 25-50 लाख लोग बेगुनाह मर गए इस पार्टीशन में, उनकी लाशों पर पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान कोई गांधी जी की लाश पर नहीं बना हुआ। पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा सिर्फ एक जुमला था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन सर ये भी यहाँ पर बात की जाती है, अब तो खैर पहले तो जो मर्जी हिस्ट्री हम पढ़ा दिया करते थे या पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब लोगों ने ये बात करनी भी पाकिस्तान में शुरू कर दी कि सब कुछ पॉलिटिक्स थी। जो पार्टीशन हुआ जिस वक्त 1947 में, तो वो एक तरह की पॉलिटिक्स खेली जा रही थी अपने अपने फेवर के लिए। उस वक्त के जो भी लीडर्स थे या जो भी पॉलिटिशियंस थे, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। देखिए, अब इसको कोई माने या ना माने, यहाँ पे भी भारत में बड़ा लोग ना गंगा जमनी तहजीब की बातें करते हैं ना, कि हिंदू मुस्लिम तो एक है, और ये है जीन्स हमारे एक है, हमारी संस्कृति एक है। कुछ नहीं, फालतू बात है ये। हिंदू और मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते। ये जो बताया जाता है ना कि बड़े अच्छे, कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। ये दो अलग देश थे, ये दिमागी तौर पर दो अलग देश थे। हमारी कोई भी चीज आपस में नहीं मिलती है। तो ये पाकिस्तान बनना तो तय था, लेकिन पाकिस्तान बना, सही बना, अच्छा बना, बुरा बना, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि जो कहानियां गढ़ी जाती हैं कि तो पॉलिटिक्स ने बना दिया, कोई पॉलिटिक्स ने नहीं बनाया। मुसलमान चाहते थे पाकिस्तान बने, उनका एक अलग मुल्क हो, वो चाहते थे, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। वोट दिए हैं भारत के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के फेवर में, तो क्या पॉलिटिक्स थी? भाई आपने जिताया ना, आप चाहते थे पाकिस्तान बने, लगातार पाकिस्तान के लिए मांग होती थी। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये होना था क्योंकि मुसलमानों को लगता था कि हमको इनके साथ हक नहीं मिल सकता। और भारतीय मुसलमानों की बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनको एक गलतफहमी है कि अंग्रेजों ने उनसे ये मुल्क हासिल किया था, जबकि जब अंग्रेज भारत में ताकतवर हुए तब तक मुसलमान जो थे, मुसलमान शासक कमजोर हो चुके थे, मुगल खत्म हो चुके थे, देश में मराठों का साम्राज्य था, अटक से लेकर कटक तक। पूरा मराठा शासन का जो मगर नक्शा है, सर मराठा। जो कौमें 200 साल से और कई सौ साल से साथ रह रही थी, उनको ये एहसास तो अंग्रेजों ने दिलाया कि आप तो साथ रह ही नहीं सकते, नहीं आपका नहीं, कुछ आपस में साथ मैच नहीं आरजेडी मैं करता। सहमत नहीं हूँ, वरना हालांकि मैं वरना बहुत। कई सौ साल साथ जी, कैसे गुजारे इन्होंने।
नहीं, साथ गुजारे कैसे, मतलब साथ गुजार दिए, जैसा क्या हमने साथ गुजारा, मतलब मैं तो बहुत ही कटु बात कहता हूँ, कड़वा सच बोलता हूँ मैं। क्या साथ साथ में रहकर लड़ते नहीं थे क्या? क्या जो मुगल बादशाहों के समय में कुछ एक आध को छोड़ दिया जाए तो क्या लड़ाई झगड़े नहीं हुए? क्या युद्ध नहीं हुए आपस में हिंदू राजाओं और मुस्लिम राजाओं के? पूरे समय लड़ते रहे, पूरा युद्ध का इतिहास है वो, ये पढ़ाया नहीं जाता हमको कि कितनी बार मुगल सेना जो है वो राजपूतों पे हमला करती थी। ठीक है, कुछ राजपूत उनके साथ भी मिले थे, लगातार लड़ते मरते हुए हम साथ में रहे। ये कह देना कि अंग्रेजों ने आके हमारे बीच में दूरियां उत्पन्न कर दी, तो ये मतलब मैं सहमत नहीं हूं। मतलब हो सकता है मैं एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन हम में डिफरेंसेस थे। हमारी कल्चर, हमारी जो सोच है, जो हमारे धर्म को मानने का, मजहब को मानने का जो नजरिया है, वो अलग अलग है। मतलब कोई सिमिलैरिटी मुझे नजर नहीं आती। और जैसे जैसे वो भारतीय संस्कृति से जो भारत का मुसलमान दूर होता गया, जो वो अरब की संस्कृति की तरफ वो जब उसका झुकाव बढ़ता गया, तो ये डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ते गए। तो ये कह देना ठीक है, अंग्रेजों ने डिफरेंसेस पैदा किए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों ने ही किए ये मैं नहीं मानता। औरंगजेब के समय कौन से हिंदू खुश रहे होंगे मुसलमानों से? या टीपू सुल्तान, जिसको कुछ मुसलमान बहुत महान राजा मानते हैं, हम बट जो साउथ साउथ के हिस्टोरियन से पूछो, बताएंगे किस तरह के अत्याचार उसने हिंदुओं पे करे। लेकिन सर जी जहाँ हाँ। पे दो चार बर्तन होते हैं वो आपस में टकराते तो हैं ही। अब अगर आप मुस्लिम कंट्रीज को देख लें, ईरान इराक आपस में लड़ रहे हैं, वहां कौन हाँ। से हिंदू कौन से क्रिश्चियन हैं, लेकिन लड़ रहे हैं आपस में। इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी कई बार ऐसा होता होगा कि दो दो ग्रुप लड़ रहे हैं, दोनों हिंदू हैं लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं किसी ना किसी बेस के ऊपर। तो अब सिर्फ ये कह हम्म, देना कि नहीं ये तो साथ रह ही नहीं सकते थे और इनको जो है वो नहीं, मुझे, लड़ते ही मेरा ये मत है, मेरा ये जो रह मानना है। गए। सर अगर ऐसा हम्म, होता तो कुछ रह ना जाते ना, कितने मुस्लिम्स तो रह गए भारत में, और जो रह देखिए गए उनका उनका क्या हुआ, उनके टर्म्स कैसे रहे? देखिए उस समय एक बड़ा अच्छा नारा चलता था, और मैं जब उस वक्त के न्यूज़पेपर्स वगैरह देख रहा था, और जब मैं पढ़ता हूँ उसको, जब मैं पूरे लाइब्रेरी रिसर्च वगैरह में जब मैं गया डीप, तो उस समय एक नारा चलता था कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। मतलब पाकिस्तान तो हमने ले लिया, अब हिंदुस्तान भी लेंगे। तो ये इंडियन मुस्लिम की मानसिकता थी। मैंने आपको साउथ के मुसलमानों को जो एग्जांपल दिया, और पहले आपसे सवाल पूछा कि भारत पाकिस्तान में कितने मुहाजिर जो हैं वो साउथ के हैं। आपने कहा आपको नजर नहीं आया, केरल कर्नाटक आंध्रा है, और उसके लेकिन वोट दिया ना मुस्लिम लीग को। तो उनको मालूम था हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे बिरादरान को ये मिल रहा है, पाकिस्तान मिल रहा है, हम इससे खुश हैं। हमारे कुछ भाइयों को, हमारे बिरादरान को, हम जो हमारे मजहब के लोग हैं, उनको अपना अलग मुल्क मिल जाएगा, वहां पर वो अपनी हुकूमत कायम कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर खुश हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जिन्ना ने कही है। जिन्ना ने कहा, जिन्ना से पूछा कि भाई यूपी के मुसलमान इतना सब क्यों करें, या और जगह के मुसलमान इतना क्यों करेंगे, पाकिस्तान तो यहाँ तक आएगा नहीं, मैक्सिमम वो दिल्ली के ऊपर आके रुक जाएगी उसकी सरहद, तो हम क्यों करें? तो जिन्ना ने कहा कि आपको अपने जो नॉर्थ वेस्ट के जो पाकिस्तानी भाई हैं, जो आपके हम मजहब भाई हैं, उनके लिए आपको कुर्बानी देनी होगी अपने बिरादरान के लिए। ये कानपुर के अंदर स्पीच है जिन्ना की। वेंकट धुलीपाला की एक बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ना चाहिए, क्रिएटिंग ए न्यू मदीना। उसके अंदर पूरा वर्णन आता है कैसे भारत के बाकी मुसलमान ये जानते थे कि ये हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने मदद दी। उनको मालूम था कि हम नहीं जा पाएंगे, हम, और कोई भी अपनी धरती अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाता जब तक कि वो या तो उसे मजबूर ना किया जाए, या उसको लग रहा हो कि यार मुझे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं। मतलब मैं आपको बहुत लोगों के बारे में बता सकता हूँ जो 55 तक पाकिस्तान जाते रहे, जहां उन्हें लग रहा था कि यार अगर मुझे पाकिस्तान में अच्छा मौका मिल सकता है। जैसे मैं आपको नवाब इस्माइल खान का एग्जाम्पल दिया, जो मेरठ के थे, जिन्होंने पहले जिन्ना को टोपी पहनाई, और पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया को टोपी पहना दी उन्होंने। पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहे, चुनाव जीते, मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान बना दिया, जिन्ना के लिए पाकिस्तान बनना, खुद यहाँ पर रह गए। उनके दोनों तीनों बेटे उन्होंने पाकिस्तान भेज दिए। और आपके शायद पाकिस्तान सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी कोई पोजीशन जो होती है, जैसे हमारा इंडियन आईएएस होता है, हमारा सबसे बड़ा जो अधिकारी की एग्जाम होती है, ऐसे पाकिस्तान सिविल सर्विसेज के उनके दोनों बेटे, तीनों बेटे अधिकारी रहे वहां पर। तो ये कैरेक्टर है इन लोगों का। अब जब मैं ये बातें यहाँ पे बोलता हूँ तो मुझ पे लोग यहाँ पे जबरदस्ती गुस्सा होते हैं, क्योंकि ये लोग तो ये सोचते हैं ना कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है। तो भैया इसको बताना पड़ता है कि किसी का कोई खून वून शामिल नहीं है तुम्हारे यहाँ पर। तुम्हारा जो जितना मूवमेंट जो तुमने किया है वो सब पाकिस्तान बनाने के लिए किया है। अब जाके हमको ज्ञान देते हो, राहत इंदौर की शेर पढ़ के, तो ना दो फिर हम। लेकिन सर बहुत से मुस्लिम जो रह गए थे बाद में, उनका उनके कैसे रिलेशंस रहे मुस्लिम लीग से भी, और जाहिर है कि बाकी लोगों के साथ भी। वैसे तो अभी देखिए। भी हम देखते हैं कि जब कभी कुछ प्रॉब्लम आता है भारत में, किसी किस्म का कोई भी हम्म, प्रोटेस्ट हो रहा हो, चाहे उसका कोई पाकिस्तान से लेना देना ना हो,
तो वहां भी जी। पाकिस्तान के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, वहां भी धमकियां आती हैं कि हम 4 या 5 पाकिस्तान और बना लेंगे। तो ये सब क्या जी, चल देखिए रहा है? वो मैं आपको अर्जुन जी एक बहुत स्पष्ट बात बोलूं, साफ बात बोलूं कि ये पाकिस्तानी मेंटेलिटी कभी इंडियन मुस्लिम्स में रही है। ये मैंने भी जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, भोपाल में था, तो मैं देखता था कि वहां पर पाकिस्तान की जीत पे पटाखे फूटते थे, ये मैंने देखा। क्योंकि तब एक पाकिस्तान की अलग पोजीशन थी 80s में और 90s की शुरुआत तक। तब तक पाकिस्तान एक अलग दौर में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, उनकी टीम भी, क्रिकेट टीम भी बड़ी स्ट्रांग होती थी, वहां से खबरें आती थी कि बड़े वहां पे बड़े रोडें अच्छी हैं और ये अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान का डिक्लाइन होता गया, वैसे वैसे भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान पाकिस्तान करना बंद कर दिया। तो ये जो आप सुनती हो ना, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद, ये 2-4 घटनाएं होती है। तो आप ये प्रो पाकिस्तानी मेंटेलिटी नहीं है, लेकिन प्रो मतलब पूरी दुनिया का जो इस्लाम है वो हम सबका है, हम एक हैं। जैसे गजा के लिए रोएंगे वो, तो आंसू बहाते हुए मिल जाएंगे आपको यहाँ पे मुसलमान, अपनी स्थिति पे नहीं रोएंगे। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी है। लेकिन वो जो प्रो पाकिस्तानी सेंटीमेंट्स थे, ये 47 में बहुत आए थे इंडियन मुस्लिम्स के बीच में। लेकिन कोई भी अपनी जमीन, देखिए पाकिस्तान बना देना अलग बात है, लेकिन अपना घर छोड़ के अपने बच्चे लेकर एक किसी सरकारी व्यक्ति का जरा सा ट्रांसफर हो जाता है तो उसमें उदास हो जाता है। इधर तो जिंदगी भर की कमाई छोड़कर अपना घर खेत खलियान छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ, और वहां से जो खबरें आ रही थी कि मुहाजिरों के साथ पाकिस्तान में क्या सलूक शुरू हो गया था, कि लोग कहते हैं कि भाई साहब लाहौर में ट्रेनें नहीं रुकने दी जाती थी, बोले इसको कराची भेजो, इनको, लाहौर इनके लिए नहीं है। तो ये जो मुहाजिरों के साथ जो किया गया वहां पर, मतलब आप बेहतर जानती होंगे अभी तक जो होता है, तो ये खबरें तो भारत में भी आती थी, तो बहुत से लोग गए नहीं। असल में इनको रोकने वाले कोई लोग थे तो गांधी और नेहरू थे। अब ये पाकिस्तान के मुसलमान भी नहीं जानते हैं और भारत के मुसलमान भी इसको, इस एहसान को स्वीकार नहीं करते हैं। गांधी जी ने क्या किया था कि भारत आजाद होता है, जो आपने रिलेशनशिप पूछी गांधी और मुसलमानों की आजादी के बाद क्या थी, तो डोमिनिक लापेयर बड़े मशहूर राइटर हुए हैं, उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट जो लिखी है उसको लिखते हैं कि जब भारत आजाद हो गया और मुसलमानों को लगा कि जिन्ना तो पाकिस्तान लेकर चले गए और हम तो इधर रह गए, तो गांधी जो जिन्ना जिन्ना चिल्लाते थे उनको गांधी में मसीहा नजर आने लग गया भारत के मुसलमानों को। अब देखिए गांधी ने क्या किया उसके बाद। गांधी जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त को, तो गांधी दिल्ली में नहीं थे। गांधी दिल्ली में नहीं थे, गांधी कोलकाता में थे। कलकत्ता उस वक्त कहा जाता था, जी। कलकत्ता में गांधी मौजूद थे वहां पर। और वहां पर किसके साथ मौजूद थे, किसके साथ रह रहे थे? वो रह रहे थे शहीद सुहरावर्दी के साथ, जो आपका प्रधानमंत्री बना बाद में, जिसको हम बूचर ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का कसाई जिसको हम कहते हैं, जिसने 46 में डायरेक्ट एक्शन डे किया था। तो गांधी कलकत्ता में जब भारत आजाद हो गया, पुलिस जो है कांग्रेस की आ गई और मुस्लिम लीग का सफाया हो गया कलकत्ता में, तो हिंदुओं ने हमले शुरू कर दिए थे मुसलमानों पे 47 में, डायरेक्ट एक्शन डे का बदला लेने के लिए, जो 1 साल पहले मुसलमानों ने किया था। तो गांधी मुसलमानों की जान बचाने के लिए, पहले वो नोआखली हिंदुओं की जान बचाने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन कलकत्ता में रुक गए। तो 15 अगस्त को गांधी कलकत्ता में थे। कलकत्ता में रहकर उन्होंने सुहरावर्दी से कहा कि तो हम दोनों अपन एक अलग घर में रहेंगे, और सुहरावर्दी के साथ उन्होंने घर शेयर किया, हैदरी मेंशन। आज भी कलकत्ता में उसको म्यूजियम बना के रखा हुआ है। सुहरावर्दी और गांधी उसके अंदर रहते थे और हिंदुओं को समझाते थे कि मुसलमानों को मत मारो। और तब भी जब रुकने को तैयार नहीं हो, दंगा नहीं रुका और हिंदुओं ने गांधी पे हमला शुरू कर दिया, एक बार हमला बोल दिया था, तो सुहरावर्दी और गांधी पर भीड़ हैदरी मेंशन में चढ़ाई थी, तो गांधी ने अनशन का ऐलान कर दिया। वो गांधी जिसने कभी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान बनने के खिलाफ अनशन का ऐलान नहीं किया, उन्होंने आजादी के बाद जो पहला अनशन कलकत्ता में किया, हंगर स्ट्राइक जिसको आप कह सकती हैं, वो उन्होंने मुसलमानों की रक्षा के लिए किया। और जब दंगा रुक गया तब उन्होंने वो अनशन तोड़ा, और किसने उनको ऑरेंज का जूस पिलाया अनशन तोड़ने के लिए, फास्ट तोड़ने के लिए? सुहरावर्दी के हाथों से उन्होंने जूस पिया, जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे, हिंदुओं के खून से। ये समझने की जरूरत है। और आपको मालूम है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी की जो प्रार्थना सभा होती है, शायद मेरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 19 अगस्त 19 अगस्त 1947, भारत आजाद हो चुका है, पाकिस्तान अलग मुल्क बन चुका है। तो गांधी की प्रार्थना सभा जब हुई कलकत्ता में, तो उस प्रार्थना सभा में पाकिस्तान का झंडा फहराया और गांधी ने कहा कि मैं ऐसा ही चाहता हूं, देखिए पाकिस्तान का भी झंडा लहरा रहा है, हिंदुस्तान का भी झंडा लहरा रहा है। फिर वो सोहरावर्दी के जब इलाके के अंदर गए उसके 3-4 दिन बाद, तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का एक भी झंडा नहीं फहरा लगा हुआ है वहां पर। तो गांधी ने कहा मुझे देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ मुसलमानों ने पाकिस्तान के झंडे क्यों नहीं फहरा रखे। कलकत्ता में वो पाकिस्तान के झंडे फहराने का स्वागत कर रहे थे गांधी, और आप कहते हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान लेकिन का उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं था, मुसलमानों को उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं मिला। तो गांधी ने तो पूरा माहौल बनाया, उसके बाद दिल्ली बिल्कुल। आ गए।
दिल्ली में आके उन्होंने पूरा मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ दंगे, मैं मानता हूँ दंगा बराबरी से हो रहा था दिल्ली में, लेकिन मुसलमानों ने अपने आप को विक्टिम दिखाया। असल में भारत का मुसलमान हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता है। जैसे हम लोग घर से निकलते हैं ना, तो हमारी जेब में अलग अलग कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। भारत के मुसलमान के पास ये कार्ड होना हो नहीं, ये तो नहीं मालूम, ऊपर की जेब में हरा कार्ड होता है, उसको से निकाल देता है, उसमें लिखा होता है विक्टिम कार्ड। तो ये पुरानी पैटर्न है इंडियन मुस्लिम्स का। तो इंडियन मुस्लिम्स जो थे दिल्ली में, जो मौलाना मौलवी थे, ये गांधी के पास रोज जाकर ये गांधी के दिमाग में भरते थे कि मुसलमानों पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं, और अब हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, हम पाकिस्तान चले जाएं। तो गांधी ने क्या किया, गांधी ने कहा कोई मुसलमान अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। और जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे या जो कैंपों में रह रहे थे दंगों की वजह से डर के, उनके खाली घर हिंदुओं को नहीं दिए। क्या डील हुई थी, आप खुद एक रिफ्यूजी फैमिली से आती हैं, तो आपको भी ये मालूम होगा डील क्या थी दोनों गवर्नमेंट के बीच की, कि जो हिंदुओं के घर पाकिस्तान में खाली हुए वो यहाँ से जो मुसलमान गए उनको दे दिए जाएंगे, और जो मुस्लिम्स थे इंडिया में घर खाली कर रहे हैं वो यहाँ के वहां से आए हिंदुओं को दे दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो कराची से लेकर लाहौर से लेकर हर जगह जो हिंदुओं के घर थे वो तो मुसलमानों को बांट दिए गए। लेकिन दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों ने अपने घर छोड़े थे उसमें गांधी जी ने हिंदुओं को नहीं जाने दिया। और यकीन मानिए उस साल इतनी बेपनाह ठंड पड़ी थी, और ठंड के साथ बारिश गिर रही थी। जो दिल्ली में रहता है, मैं रहता हूं, मुझे मालूम है कि जब दिल्ली में ठंड पड़ती है और पानी गिरता है ना, तो घर के अंदर बैठ के ठंड लगती है हीटर लगाने के बाद। उस ठंड ने सारे रिकॉर्ड 47 में तोड़ दिए थे। उन ठंड में उन सड़कों पर पाकिस्तान से आए जो हिंदू और सिख थे वो सड़कों पर सोते थे, टेंट उनके गीले हो जाते थे। लेकिन गांधी ने मुसलमानों के घर उनको नहीं लेने दिए गए, जो नियम के दायरे में आते थे, जो कानूनन उनको मिलने चाहिए थे, नहीं दिए। और वो कहते थे घर खाली रखो। बोले क्यों, खाली घर का क्या करेंगे, ये मुसलमान तो चला गया पाकिस्तान। बोला नहीं, वो वापस आएगा। वो वापस आए, गांधी की अपील पर मुसलमान वापस आए पाकिस्तान से जो चले गए थे। उन्होंने देखा यार यहाँ तो कुछ सुविधा मिल नहीं रही, चलो वापस अपने दिल्ली में गांधी जी ने हमारे लिए घर की व्यवस्था करी रखी है, वो तो कब्जा हुआ ही नहीं है। तो ऐसे गांधी ने घर नहीं मिलने दिया रिफ्यूजीज को, और ऐसे करके मुसलमानों को रोका गया है। मतलब पूरे गांधी के पास मौलाना मौलवी रोज पहुंचते थे कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे गांधी बस वही करते रहते थे, यही कर। तो इस जो शेल्टर जो दिया, आपको बता दो गांधी की शय पर नेहरू वही काम करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रस्ताव दिया टोटल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन का। ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची के अंदर बोला कि अगर दंगा नहीं रुक रहा है तो हमको दोनों सरकारों को टोटल ट्रांसफर कर लेना चाहिए पॉपुलेशन का, मतलब सारे मुसलमान पाकिस्तान आ जाए और सारे हिंदू भारत आ जाए। बोला ये दंगा तभी रुक पाएगा और सरकार की देखरेख में होना चाहिए। तो अगले दिन नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तरह का प्रपोजल दिया है ट्रांसफर कर लो पॉपुलेशन का, तो नेहरू ने नकार दिया। बोले तो बड़ा खर्चीला होगा, इससे तो हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे काय की इकोनॉमी बैठ जाएगी, जितने हमारे यहाँ रिफ्यूजी आए हैं पाकिस्तान से उनका योगदान है, उनके बिना हमारी अर्थव्यवस्था कुछ नहीं हो सकती थी। हमारी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने वाले लाहौर, उधर से पंजाब से जो पाकिस्तान से आए थे हिंदू लोग, उन्होंने अपने खून पसीने से भारत को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। हम तो एहसान मानते हैं, पाकिस्तान अपने मुहाजिरों का मानता हो या ना मानता हो, हम तो एहसान मानते हैं। मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत की, वो पाकिस्तान से आए थे। तो भाई पाकिस्तान से अगर हिंदू आ ही जाते पूरे, भेज ही दिए ना, बच्चे कितने हिंदू हैं। तो भाई तुम्हारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा, तुम्हारी इकोनॉमी तो उन्होंने बढ़ाई ना आगे। और उसके बदले में जो तुम्हारे पास जो मुस्लिम रह गए, उन्होंने तुम्हारी इकोनॉमी के साथ क्या किया। आज भी जो जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है, भले ही आप 15%, 16%, 17% मुस्लिम है इंडिया में, लेकिन 35% जो गवर्नमेंट स्कीम का फायदा लेने वाले लोग होते हैं मुस्लिम्स होते हैं। ये बात हो रही है कि वो कभी मोदी को और बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन आज भी जो बहने के 2,000 रुपए के लिए कोई लाइन लगेगी, 1,000 रुपए, सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाएं उसमें सबसे आगे होती है। तो आपने स्वीकार ही नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर, अगर मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में उनके बारे में कितना लोग जानते हैं, जो दलितों के मसीहा हम उनको भारत में मानते हैं, जिन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है, वो अपनी बुक लिख के गए पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ द इंडिया। उसके अंदर वो लिखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ट्रांसफर होना चाहिए। उन्होंने ग्रीस और टर्की का एग्जांपल दिया कि जब उनका बंटवारा हुआ तो टोटल पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ। बिना पॉपुलेशन एक्सचेंज हुए कभी भी जो है भारत जो है वो कभी भी शांति वाला देश नहीं बन सकता, अमन नहीं हो सकता इस देश के अंदर, क्योंकि ये कभी भी मुसलमान हिंदू माइंडसेट वाली गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट मानेंगे। और वही हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, उसको अपनी सरकार नहीं मानता भारत का मुसलमान। तो ये बंटवारा हुआ नहीं हुआ इस पर हम बहस पे ना पड़े, लेकिन पॉपुलेशन पूरी तरह से एक्सचेंज होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। ये जो हुआ इसका एक पाकिस्तान, और देखिए अब आप खुद सोचिए, वो
आपके शायद आपके चैनल में भी इंटरव्यू दे चुके हैं, बर्न यूनिवर्सिटी में जो एक बड़े इश्तियाक साहब जो जी, डॉक्टर प्रोफेसर है इस्हाक। जी, जी, हाँ, जी, जी। उन्होंने खुद बोला है, उनके इंटरव्यू में, उनकी बुक मेरे शेल्फ में पड़ी हुई है जिन्ना पे, जो उन्होंने लिखी है। वो खुद कहते हैं कि अगर ये पूरे गांधी ने भेज दिए होते और नेहरू ने भेज दिए होते पूरे मुसलमान, तो पाकिस्तान डूब जाता ऑब्वियसली पाकिस्तान। तो सर, आप संभाल ही नहीं सकते इतनी थे। जगह नहीं, ये तो खैर हसन निसार साहब ने भी कहा है, लेकिन कल हम्म, की मैं आपको बात बताऊं, मैं एक डिनर पे गई थी। हम जर्नलिस्ट जो है वो कभी कभार एक गैदरिंग कर लेते हैं जिसमें पूरा में हमारे से रिलेटेड लोग होते हैं, यानी हमारे कोलीग्स होते हैं। तो वहां पे हम्म, एक साहब बात कर रहे थे और मेरे ख्याल है काफी ठीक बात कर रहे थे। उनका कहना यह था कि जो 14 अगस्त पे हम बात कर रहे थे, कह रहे 14 अगस्त हाँ, कहाँ से निकला है, पार्टीशन कब हुआ है। तो उन्होंने कहा ये हम्म, असल में 15 अगस्त था, ये हम 14 अगस्त कहीं से लेकर आए। और जो हम दावा करते हैं ना कि जी 27वें रमजान को पाकिस्तान बना था, यहाँ पे ये बात हम्म, बहुत की जाती है। तो उस दिन तो 27 रमजान भी नहीं था। तो वो हम्म, हम लोग हंस रहे थे, हम कह रहे थे यार इंटरनेट और उसकी वजह से बहुत सी चीजें जो है वो हम करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कि जाहिर है अब बोलने के हम्म, लिए मुश्किल होता है, लोग हर एक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन मैं लास्ट में सर आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि गांधी जी के लिए एक और भी बात जो चला करती है कि उन्होंने जो है पाकिस्तान को आई थिंक 55 करोड़ जो है वो देने चाहे थे, और उसके लिए भी उन्होंने जो है वो हंगर स्ट्राइक पे गए थे। क्या कहेंगे आप? देखिए भारत में बहुत गलतफहमी फैलाई जाती है कि गांधी का जो अनशन था, जितने गांधीवादी हैं, जो गांधीयन है, वो ये कोशिश करते हैं बताने की गांधी ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने के लिए अनशन नहीं किया था, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं कि गोडसे ने जो गांधी की हत्या की है, जो कत्ल किया है गांधी का, वो 55 करोड़ रुपए झूठी वजह थी। मतलब गांधी कभी 55 करोड़ रुपए देने के लिए गांधी ने अनशन नहीं किया था, फास्ट नहीं किया था। जबकि सारे फैक्ट्स इस तरफ इशारा करते हैं कि गांधी का जो लास्ट अनशन था, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए, दबाव डालने के लिए किया गया था। आप जो पूरे उस समय के न्यूज़पेपर्स पढ़ लें, आप उस समय के नेताओं के बयान पढ़ लें, आप सब चीजें आप देख लें, तो मालूम पड़ जाता है कि अनशन, और खुद गांधी ने कहा कि अगर ये मैं अनशन नहीं करता तो कभी पाकिस्तान को ये भारत सरकार 55 करोड़ रुपए नहीं देती। तो गांधी जैसे ही अनशन का ऐलान करते हैं, दूसरे दिन जो है नेहरू झुक जाते हैं और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे देते हैं। पटेल का ये कहना था कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की देखिए ईमानदारी से 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान के बनते थे बंटवारे में। जो 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान के हिस्से आए थे, तो 20 करोड़ तो दे दिए थे 14-15 अगस्त को ही। उसके 55 करोड़ रुपए बाकी रह गए थे। इसमें कोई शक नहीं कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान का हिस्सा थे और पाकिस्तान को मिलना चाहिए थे। ईमानदारी की बात तो ये है। लेकिन उस वक्त उसको नहीं मिलना चाहिए थे जब वो आपके साथ युद्ध कर रहा है। कश्मीर में क्योंकि युद्ध चल रहा था, कबायली लोगों के भेष में पाकिस्तानी सेना युद्ध लड़ रही थी। तो ऐसे में भारत की सरकार का यह मानना था, आप तो या तो युद्ध बंद कर दो, अपने सैनिक वापस ले लो, 55 करोड़ रुपए हमसे ले लो जो आपका बनता है। लेकिन गांधी ने इसको देने के लिए, पाकिस्तान को मिल जाए, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। और अनशन शुरू कर उन्होंने जो भाषण दिए, जो सारी बातें कही, तो जब गांधी ने जब 55 करोड़ रुपए के लिए अनशन किया, तो पाकिस्तान में खुशियों की लहर दौड़ गई। जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान को, जो गांधी जी को कनिंग कहते थे, मतलब उसका मैं हिंदी वर्ड यूज नहीं करना हम्म, चाहूंगा आपके चैनल पे, हम्म, जो शब्द कनिंग इस्तेमाल होता था, है ना, एक बड़ा मशहूर जुमला है जी, जिन्ना का, कि चालाक बुड्ढा। हम्म, उसने माउंटबेटन से जिन्ना ने कहा था कि वो चालाक बुड्ढा है वो। तो जो चालाक, बुड्ढा, बनिया, हिंदू, जो गांधी के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के नेता, वो अचानक उनको मसीहा लगने लगा गांधी। तो मैंने पूरी बुक पे लिखा है, राजा गजनफर अली आपके होते थे, उन्होंने गांधी की शान में कसीदे पढ़े कि गांधी जो काम कर रहे हैं, बड़ा महान काम कर रहे हैं। और पंजाब विधानसभा, जो आपकी पाकिस्तान पंजाब विधानसभा है लाहौर में, वहां पर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया गांधी के लिए दुआएं करने के लिए। और आपके फिरोज खान नून, जो बहुत बड़े नेता होते थे, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जो मजहबों के संस्थापक हैं, मतलब जिन्होंने, जिन इंसानों ने धर्म की शुरुआत की है, उनको छोड़कर, मतलब पैगंबरों को छोड़कर इंसानी दुनिया में गांधी से बड़ा कोई आदमी नहीं हुआ है। मतलब पैगंबरों को छोड़कर उनको जी, आप हटा दीजिए, ना उसके उनको बाद हटा जो दीजिए। इंसान दुनिया बसती है, गांधी सबसे महान आदमी है। फिरोज खान नून ने कहा, जो कहते थे कि जिस दिन हम आएंगे ना भारत के मुसलमान, तो हम हलाकू और चंगेज खान की तरह खून की नदियां बहा देंगे। जो हिंदुओं के लिए ऐसी भाषा फिरोज खान नून इस्तेमाल करते थे, वो गांधी के लिए जो है वो उनको तुलना जो है वो इतने महान इंसान। तो गांधी जी के लिए पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के नेताओं की छाती में दूध ऐसे ही नहीं उतर रहा था। उनको मालूम था कि आदमी जो अनशन कर रहा है, ये हमें 55 करोड़ रुपए दिलवाएगा। वो आपके जो पहले विदेश मंत्री थे, जफरुल्ला खान साहब, सर जी, जफरुल्ला खान साहब, हम्म, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में, जब गांधी इतना फास्ट कर रहे थे लास्ट, तो वहां पे उनके लिए, उनकी तारीफों में कसीदे पड़े। भाई कभी तो रेयर है। मेरे साथ, मेरा जहां तक मेरा ख्याल है, उसके बाद से इमरान खान ने गांधी का जिक्र किया होगा उनकी तारीफ में।
यूनाइटेड नेशन की बैठक में। मतलब पाकिस्तान का विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन में गांधी की तारीफ कर रहा है। भाई 55 करोड़ रुपए दे रहा था अगला आपको, तो आपको अच्छा लगेगा ही वो। तो ये सब चीजें मालूम होना चाहिए। देखिए, गांधी की हत्या अगर हुई है ना, गांधी ने कोई भारत के लिए बलिदान नहीं दिया। गांधी की शहादत भारत के लिए नहीं है, गांधी की शहादत मुसलमानों की रक्षा और पाकिस्तान के लिए। दुर्भाग्य से पाकिस्तान के लोग जानते नहीं है, गांधी की हत्या की जो सबसे बड़ी वजह थी उनकी मुस्लिम अपीजमेंट, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की जिद, और जो वहां से जो रिफ्यूजी आए थे पाकिस्तान से, हिंदू सिख, उनके लिए उनका जो बुरा व्यवहार था, ये उनकी हत्या की 3 वजह थी। और तीनों ही वजहों में पाकिस्तान है। तो जो नाथूराम गोडसे जो गांधी का हत्यारा था, जिसने गांधी का कत्ल किया, उसने जी अपने जी बयान में कहा कि ये गांधी जो है भारत के राष्ट्रपिता नहीं मानता, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को फादर ऑफ नेशन अगर मानना चाहिए तो गांधी को मानना चाहिए। आपको नहीं उतना ही हम सम्मान देना चाहिए जितना आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को देते हो, उतना ही सम्मान आप मोहनदास करमचंद गांधी को दीजिए। क्योंकि ना तो पाकिस्तान आप गांधी के बिना बनता, ना पाकिस्तान में इतनी जो भी आबादी है वो और डबल ट्रिपल होती अगर गांधी यहाँ के मुसलमानों को नहीं रोकते तो। और तीसरा, वो 55 करोड़ रुपए नहीं देते तो बैंक करप्ट आज जो पाकिस्तान हुआ है उसी समय हो जाता। तो बिल्कुल ऐसा ही है सर, आप लेकिन लोगों को गांधी की जो है बुतें लगाना चाहिए तमाम पाकिस्तान की, इस्लामाबाद से लेके लाहौर से लेके रावलपिंडी में गांधी की आपको बुतें लगाना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को। और मैं तो कहता हूं कि आपको 2 अक्टूबर और 30 जनवरी, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी, और 2 अक्टूबर उनका जो जन्मदिन होता है, यौम पैदाइश, आपको जोर शोर से पाकिस्तान की सरकार को बनाना चाहिए। मैं तो आप लोगों से निवेदन बिल्कुल करता हूँ। सर, अब तो वो टाइम निकल गया ना, अब तो मोदी जी का टाइम है। मोदी जी से कहें वो भी कोई हंगर स्ट्राइक करके हमें पैसे दे दें, हम उनके लगवा देंगे हर जगह पे। डोंट वरी अबाउट, मोदी हर जी तो जगह मोदी जी दिखाई मोदी जी देंगे, ने हर जगह इग्नोर मार स्टेचू रखा लग है आप जाएंगे। लोगों को। मोदी जी ने तो इग्नोर मार रखा है आप लोगों को। आप अपना जानो, हम अपना जाने। ऐसा नहीं होता पड़ोसी हो जाते हैं कोई 2 मोदी जी तो पड़ोसी। बार बार कहते हैं घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। मोदी जी की तो नहीं नहीं, मतलब अब हमने आपको आपकी थ्योरी हाल चल पे रही छोड़ होती दिया है। है। अब हमने आपको आपकी हाल पे छोड़ दिया है। अब आप लोग अपना देखें, हम अपना देख लेंगे। सर हमारे यहाँ ये भी बोला जाता है ना कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो वो वाली चीज भी है कि आप हमें छोड़ते हैं, हम आपको नहीं छोड़ते। मैं तो तो ये देखिए, वाली चीज होती है। मैं आज से नहीं कह रहा, मैं कम से कम 20-25 साल से बात कह रहा हूँ, जब से मेरी समझ तय हुई कि देखिए कई बार कुछ पड़ोसी होते हैं जिनसे आपकी नहीं बन सकती। मतलब आप बुरा मान, आपका एक अलग सोच हो सकती है, मेरी एक अलग हो सकती है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। मैं आप सहमत हो ना हो आपकी इच्छा है। कुछ पड़ोसी होते हैं जिनसे कभी आपकी नहीं पड़ सकती, तो भारत पाकिस्तान हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल वॉल ऑफ चाइना की तरह जो है ना, पूरी दीवार खींच देना चाहिए और कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए। क्या मतलब है कि आप यहाँ से मशाले दिखा रहे हैं, मोमबत्ती, हमारे कुलदीप नैयर जर्नलिस्ट होते थे, वाघा बॉर्डर पे जाके जो है मोमबत्तियां जलाते हैं। कुछ नहीं होना है, दोस्ती वोस्ती सब फालतू बातें हैं, कभी दोस्ती हो नहीं सकती है। वॉल ऑफ चाइना की तरह एक वॉल बना देना चाहिए, तुम तुम्हारा जानो, हम हमारा जाने। और यही हम सर मोदी जी करीब करीब चाइना यही ने वाला वॉल काम कर रहे बनाई हैं। है, हम जाते हैं सर। चाइना की वॉल से हमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं, हम तो, हमारी तो चाइना से दोस्ती है। आप लोगों की नहीं है, आपके लिए वो वॉल दोस्ती आपके क्या, लिए वो होगी। आप लेकिन सर आपको इतनी इतनी आपको दीवारें उसने नहीं अपना होनी राज्य, चाहिए। आपको अपना गुलाम राज्य बना रखा है उसने। जो भी बना रखा है सर, लेकिन बहरहाल मैं नहीं समझती कि इतना नेगेटिव हमें सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत नहीं नहीं, गलतियां हुई हैं मैंने कहा कि मेरा पाकिस्तान की सोचना है। तरफ से। नहीं, बिल्कुल आपका सोचना है, लेकिन मैं आपको भी कह रही हूँ कि हम्म। इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। सब लोग बहुत बुरे नहीं रहते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं नहीं, अच्छे सब लोग तो भी हैं और कोई भी पॉजिटिव परफेक्ट नहीं भी होता, लोग कोई सोचते हैं। भी। हमें हमें थोड़ा सा मतलब एक दूसरे को स्पेस जरूर देनी देखिए, अब चाहिए। हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं ना। कर तो रहे हैं सर, यही मैं कह रही हूँ ना, जो आप कह रहे हैं वॉल बना बिल्कुल। देनी चाहिए बिल्कुल अलग। नहीं, वो मैं, वो हो वो नहीं मेरा सकता मानना है। सर। हो सकता है मेरी आपका सोच किसी को मानना है, पसंद ना हो। नहीं नहीं, क्योंकि आपकी इसमें सोच देखिए ठीक होगी, दिक्कत आपके क्या लिहाज होगी से ना, ठीक होगी, हमने आप जैसे 4-4 सोच युद्ध रहे भी हैं। लड़ लिए, हमने 4-4 युद्ध भी लड़ लिए, हमने दोस्ती करके भी देख ली, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकलता। आपकी एनर्जी खराब हो रही है। मतलब कुल मिला के आप एक पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में आपकी एनर्जी खराब होती थी एक समय, आप वो बनाना ही छोड़ दिए। सर मोदी गवर्नमेंट ने अभी, जो अफगानिस्तान मुझे में नजर 20 में आता है। साल सर जी। अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका ने जंग लड़ी। अब अमेरिका ही हाँ, जाके अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं उसको दोबारा बनाने में। अब वो तो और उससे स्थिति है ही। पहले और वो आप ड्रोन लोगों ने फिर, अटैक्स करता रहा। वो और सर आप हमने देखिए क्या किया, आप लोगों ने वो बात तालिबान नहीं की कितनी होनी। मदद करी। नहीं आप लोगों ने हम तालिबान की कितनी मदद करी, और देखिए तालिबान अब आप ही पे चढ़ाई कर रहा है। सर वो बात नहीं है, वो तो हमने तो जो किया सो किया, हमने तो डबल गेम खेली, मैं तो साफ कहती हूँ। लेकिन और नुकसान ये उठाया। है कि हाँ, हम उधर से पैसा लेते रहे, हम इधर जगह देते रहे, तो तालिबान हमसे नाराज ही होंगे ना कि आपने हम्म। स्पेस दी, किसी और कंट्री ने नहीं दी। वो हमारा तो खैर इशू ही दूसरा है। लेकिन अमेरिका ने जो कुछ तबाही की अफगानिस्तान में, अब वही बना रहे। सर ऐसा नहीं होता, टाइम चेंज होता है, वक्त गुजर नहीं, सही जाता है। बात है। आगे थोड़ा आप सा पॉजिटिव सोच। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जी, हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इतना लेकिन सर क्या होता है वॉल ना शॉल ना मतलब, बनवाए। मेरा ये मानना है कि आप है ना, जब आपकी बुनियाद नफरत पर हो कि आप, हम
47 में हमने इतना खून खराबा देख लिया है कि नफरत की बुनियाद है हमारे दोनों देशों के बीच में ना, तो वो भर पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब वो उसमें एक समय लगता है, मतलब या तो बहुत ही दोनों परिपक्व लोग, मतलब बहुत ही मैच्योर्ड लोग आपको चला रहे हो देश में, तो वो एक समय के बाद कुछ ऐसा कर ले, लेकिन वो मैच्योरिटी नजर नहीं आती कहीं पे। नहीं तो सर, हो जिस तरह सकता की है सर, हो सकता है 100 साल और लग जाए इसमें, 100 साल और ये टाइम ले ले हम लोग ना हो, लेकिन फिर भी जो आगे जो भी जनरेशन आएंगी, आई विश के उनको बेहतर हिंदुस्तान पाकिस्तान मिले, टर्म्स बेहतर बिल्कुल। हो। ठीक है, बहुत दोस्ती ना हो, लेकिन ऐसे तो हो ना जैसे हमारे दोस्तों के साथ होते हैं, बहुत से हिंदुस्तान के दोस्त और पाकिस्तान के लोग आपस में दोस्ती भी है, मिलना जुलना भी है, बातचीत भी है, तो उस किस्म का ही कुछ हो जाए। बाकी जो कुछ हो रहा है वो तो जाहिर है कि ये जो गवर्नमेंट्स करती हैं, जो पॉलिटिक्स में होता है, या बहुत से और दूसरे हमारे यहाँ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये टेंशन बना के रखते हैं, जो अब हम लोग बात भी करने लगे हैं, इसी वजह से हमारे जैसे लोगों को लेटर वेटर भी आ जाते हैं कि जरा आ जाना जरा अरे एफएमसी में। नहीं, आप सेफ रहे, बाकी सब तो चलता तो रहता है। और बिल्कुल हमारा तो सर, उल्टा ऐसा है, ही है। हमारे यहाँ तो उन लोगों पे लेटर आते हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनको उनके घर पुलिस पहुंच जाती है उठाने के लिए, भारतीय घर बेचारे क्या पहुंच गई। बोले हमारी तो हाँ उल्टी गंगा बह बिल्कुल। रही है, और लोग कहते हैं मोदी फासिस्ट है। ये कैसा फासिज्म है कि भाई उनका समर्थन करने वाले पत्रकारों को उठाने के लिए पुलिस पहुंच जाती है, उनकी लेकिन हमारे उनकी यहाँ हिसाब सरकार के किताब द्वारा। बिल्कुल, हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है। लेकिन मैं फिर कहूंगी जाते जाते कि मोदी जी जी को जरा सोच लेना चाहिए, वो भी एक हंगर ठीक, स्ट्राइक पे चले जाएंगे, पाकिस्तान को 2-4 बिलियन देंगे, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बस ठीक है, उन्हें भी एक बार ये कह दीजिए। थैंक यू सो मच सर, आज ठीक है। आपने ज्वाइन बहुत किया, बहुत शुक्रिया, एंड आई बहुत बहुत होप कि धन्यवाद। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। जी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।